हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत ही बेहतर तैयारी कर रहे होंगे। आप सभी लोगों की तैयारी को और गति प्रदान करने के लिए आज हम फिर से एक बार उपस्थित हुए हैं आप सभी लोगों के लिए GK GS सामान्य अध्ययन का एक प्रैक्टिस सेट लेकर, जहां पर हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होंगे। यह प्रैक्टिस सेट ROA RO 2023, UPPET, UPP या अन्य सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की यह श्रृंखला है, तो हम लोग इसका विस्तृत अध्ययन करेंगे। व्याख्यात्मक रूप से हम लोग GK GS को पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को यह वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। जैसा कि आप लोगों ने पिछली वीडियो में देखा है कि वहां पर भी हम लोगों ने विस्तृत अध्ययन किया है उसका, उसी प्रकार से हम लोग यहां पर भी इस वीडियो में भी सभी प्रश्नों का विस्तृत व्याख्यात्मक रूप से अध्ययन करेंगे, उनको पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस प्रैक्टिस सेट की। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग धैर्यपूर्वक इसको पढ़ेंगे और इसका लाभ लेंगे। आज का पहला प्रश्न है, सबसे पुराना वेद कौन सा है? यहां पर आप लोगों से पूछा गया है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है। यदि बात करें वेदों की, तो वेदों की संख्या कितनी है? तो आप बताएंगे 4 वेद हैं। कौन कौन से हैं? तो सभी दिए हुए हैं। तो सबसे पुराना वेद की बात करें तो वो ऋग्वेद होता है। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद, नंबर 2 पर आएगा यजुर्वेद, तीसरे पर आएगा सामवेद और चौथे पर आएगा अथर्ववेद। तो सबसे नया वेद होगा अथर्ववेद, जो कि सबसे अंतिम में लिखा गया है, और सबसे पहला है वो आपका ऋग्वेद हो जाएगा। क्लियर है? प्रश्न नंबर 2, उड़ीसा में कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? उड़ीसा में कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? जो कोणार्क मंदिर बना है तो इसको हम लोग कहते हैं कोणार्क का सूर्य मंदिर, जो कि उड़ीसा में स्थित है। इसको किसने बनवाया था? क्या राजा नरसिंह देव प्रथम ने, क्या कृष्णदेव राय ने, कनिष्क ने, या फिर पुलकेशिन द्वितीय ने? तो आप बताएंगे कि जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है, इसके जो निर्माण है वो किसने कराया था? राजा नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। और ये कहाँ है? तो कहाँ पर है? तो आप बताएंगे भुवनेश्वर में है। ठीक है, भुवनेश्वर के जो है कहाँ बताएंगे? भुवनेश्वर के पुरी। ठीक है, पुरी कोणार्क में स्थित है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि इनकी स्थापना कब हुई थी, तो आप क्या बताएंगे कि जो उड़ीसा के कोणार्क मंदिर है, इनकी स्थापना 8वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी के मध्य इनका जो है निर्माण करवाया गया था। ये भी आप लोग याद रखें। और अगर यह पूछ लिया जाए कि इस जो है मंदिर का निर्माण किस शैली में हुआ है, तो आप बताएंगे इस मंदिर का निर्माण जो है वो किस में हुआ है? तो आप बताएंगे कि नागर शैली में मंदिरों का निर्माण हुआ है। क्लियर है? तो आप इतना याद रखेंगे। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 3, अंकोर वाट विष्णु मंदिर कहाँ है? क्या भारत में है, क्या श्रीलंका में है, कंबोडिया में है, या फिर जापान में है? तो जो अंकोर वाट का जो मंदिर है, और वो कौन सा मंदिर है? तो आप बताएंगे कि विष्णु मंदिर है। ये कहाँ अवस्थित है, कहाँ ये है? तो आप बताएंगे कि यह जो है कंबोडिया में है। ठीक है, अंकोर वाट का प्रसिद्ध जो मंदिर है वो कंबोडिया में है। क्लियर है? और यह मंदिर जो है यह विश्व का विशाल मंदिरों में एक है, विष्णु के विश्व के विशाल मंदिरों में एक है। अगर इसकी विशेषता पूछी जाए तो आप बताएंगे कि यहाँ पर मंदिर की दीवारों पर चित्रों के माध्यम से, मंदिर की दीवारों पर चित्रों के माध्यम से, क्या बताएंगे? चित्रों के माध्यम से, अर्थात चित्रों या मूर्तियों के द्वारा, क्या चित्रों के माध्यम से या फिर मूर्तियों के माध्यम से, मूर्तियों के द्वारा क्या अंकित किया गया है? तो आप बताएंगे रामायण और एवं महाभारत। क्या रामायण एवं महाभारत अंकित है? क्या है? अंकित है, यानी कि दर्शाया गया है। क्लियर है? ये आप लोग विशेष याद रखेंगे इसकी विशेषता को। प्रश्न नंबर 4, महाराजा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी क्या थी? जो महाराजा रंजीत सिंह थे उनके राज्य की राजधानी क्या थी? क्या अमृतसर थी, क्या कपूरथला थी, क्या लाहौर थी, या फिर
पटियाला थी। तो आप क्या बताएंगे, महाराजा रंजीत सिंह के जो राज्य है उसकी राजधानी क्या थी, तो आप बताएंगे कि लाहौर थी, उनकी राजधानी लाहौर थी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। इनका जो राज्य था वो कितने, तो आप बताएंगे कि 4 प्रांतों में बटा हुआ था। ठीक है, 4 प्रांतों में बटा हुआ था और इन्होंने स्वतंत्र, क्या बताएंगे, स्वतंत्र सिख, क्या स्वतंत्र सिख राज्य की स्थापना की थी। क्या की थी, स्थापना की थी। स्वतंत्र सिख राज्य की स्थापना किसने की, तो आप बताएंगे महाराजा रंजीत सिंह ने। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि स्वतंत्र सिख राज्य की स्थापना, तो आप बताएंगे महाराजा रंजीत सिंह ने की थी। राजधानी पूछे तो आप बताएंगे लाहौर, और अगर इनके प्रांत पूछ दिए जाए तो आप कहेंगे 4, और कौन कौन से जो प्रांत थे वो थे उनमें लाहौर, वो तो आप सभी लोग जानते हैं, लाहौर हो गया, मुल्तान हो गया, ठीक है, लाहौर हो गया, मुल्तान हो गया, कश्मीर हो जाएगा, और चौथा जो हो जाएगा वो हो जाएगा पेशावर। ठीक है, ये आप लोग याद रखेंगे कि 4 ये प्रांत थे। ठीक है, इसके बाद जो राज्य हड़प नीति जो आई थी वो कौन लाया था, तो आप बताएंगे राज्य हड़प नीति। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, राज्य हड़प नीति कौन लाया था, तो आप बताएंगे कि जो है लॉर्ड डलहौजी। कौन लाया था, लॉर्ड डलहौजी लाया था। तो इसका मतलब क्या है कि जो राज्य हड़प नीति के द्वारा ही लॉर्ड डलहौजी ने 1848 ईस्वी में इस प्रांत को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया था। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे, यानी कि मिलाने की घोषणा की थी। कब की थी, तो 1848 ईस्वी में इसको घोषित कर दिया था। ठीक है, प्रश्न नंबर 5, बाबर ने अपने बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया है। यहां पर पूछा जा रहा है कि जो बाबर शासक था उसकी जो रचना थी, जो उसकी आत्मकथा थी बाबरनामा, उसमें किस हिंदू राज्य का जो है उल्लेख किया है, तो बताएंगे आप, क्या उड़ीसा में, क्या गुजरात का उल्लेख किया है, मेवाड़ का, या फिर कश्मीर का उल्लेख किया है। तो यहां पर आप लोग बताएंगे कि जो बाबरनामा है उसमें बाबर ने अपने बाबरनामा में किसकी, तो आप कहेंगे कि मेवाड़ राज्य का उल्लेख किया है। यह मेवाड़ हिंदू राज्य था। ठीक है, बाबरनामा को ही क्या कहा जाता है, तुजुक ए बाबरी भी कहा जाता है, तुजुक ए बाबरी। ठीक है, क्या कहा जाता है, बाबरी कहा जाता है। ये इसकी क्या है, ये आत्मकथा है। और ये जो है आत्मकथा जो है बाबरनामा या तुजुक ए बाबरी, तो आप बताएंगे किस भाषा में लिखी है, तो आप कहेंगे या तुर्की भाषा में लिखी हुई आत्मकथा है। किसने लिखा है, तो बाबर ने लिखा है। ठीक है, दूसरी बात ये बताएंगे कि भारत में, क्या कहेंगे कि भारत में जो है मुगल साम्राज्य की स्थापना, मुगल साम्राज्य की स्थापना, साम्राज्य की स्थापना किसने की, तो आप कहेंगे बाबर ने की थी। ठीक है, कब की, तो 1526 पानीपत का युद्ध, पानीपत के युद्ध में इसने किसको हराया था, तो आप बताएंगे कि इब्राहिम लोदी। क्या बताएंगे, इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की। तो मुगल साम्राज्य का संस्थापक अगर पूछा जाएगा तो आप बताएंगे कि बाबर। किस युद्ध के बाद, तो आप बताएंगे पानीपत का प्रथम युद्ध के बाद। कब हुआ, 1526 को, यानी कि 21 अप्रैल को हुआ था यह युद्ध। ठीक है, ओके, उम्मीद करता हूं आप बहुत ही बेहतर समझ पा रहे होंगे। और अगर यहीं पर यह पूछ लिया जाए कि बाबर ने अपनी आत्मकथा में किस दक्षिण राज्य का उल्लेख किया है, तो आप बताएंगे कि दक्षिण राज्य का जो उल्लेख है वो कौन सा राज्य था, तो आप बताएंगे विजयनगर। किसका, विजयनगर राज्य का उल्लेख किया है। उसमें भी किसका, तो आप कहेंगे कृष्णदेव राय का। किसका किया है, कृष्णदेव राय का जो है उल्लेख किया है। ठीक है, प्रश्न नंबर 6, भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई, यानी कि कह रहा है कि युद्ध जिसमें, प्रश्न नंबर 2 में, प्रश्न नंबर 6, युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई। यहां पर यह पूछा है कि ऐसा कौन सा युद्ध था जिसके बाद भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई। क्या तराइन का प्रथम युद्ध, क्या तराइन का द्वितीय युद्ध, क्या पानीपत का प्रथम युद्ध, या फिर पानीपत का द्वितीय युद्ध। तो आप सभी जानते हैं कि पानीपत का प्रथम युद्ध जो है, यहां पर जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा कि भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना तराइन का द्वितीय युद्ध के बाद हुई थी। और यह युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 ईस्वी में। किसमें, 1192 ईस्वी में हुआ था। किसके मध्य हुआ था, तो मोहम्मद गोरी एवं वैश्य पृथ्वीराज चौहान। तो हम यहां पर लिख देंगे चौहान। और इस युद्ध में चौहान की क्या हुई,
पराजय हुई, यानी कि गौरी विजय हुआ, तभी तो मुस्लिम सत्ता की स्थापना होगी। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर हम प्रथम युद्ध की बात करें, जो तराइन का प्रथम युद्ध है, ऑप्शन नंबर ए, ये हुआ था 1191 ईस्वी में हुआ था। और ये किसके मध्य हुआ था? तो ये भी जो है आप बताएंगे कि चौहान एवं गौरी, चौहान यानी कि पृथ्वीराज चौहान वैस मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ था। ठीक है, तो हम गौरी लिखते हैं। और इसमें जो है पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी, गौरी की पराजय हुई, परंतु पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को छोड़ दिया था। लेकिन तराइन के द्वितीय युद्ध में 1192 में गौरी ने पृथ्वीराज चौहान की हत्या कर दी थी। अगर पूछा जाए कि पानीपत का प्रथम युद्ध, अभी पीछे बताया है, तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध है वो कब हुआ था? तो आप बताएंगे 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में हुआ था। किसके किसके मध्य हुआ? तो आप बताएंगे बाबर एवं इब्राहिम लोदी। ठीक है, यही बताएंगे ना, बाबर एवं, ठीक है, ये बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें मुगल वंश की स्थापना कर दी। किसकी? मुगल वंश की स्थापना की थी। और ये पानीपत का जो द्वितीय युद्ध है, पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था, ये 1556 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? तो आप बताएंगे कि 1556 ईस्वी में हुआ था। किसके किसके मध्य हुआ था? तो आप बताएंगे अकबर किसके मध्य हुआ था? तो आप बताएंगे कि अकबर एवं हेमू के मध्य हुआ था। ठीक है, हेमू के मध्य हुआ था, जिसमें अकबर की विजय हुई थी। क्लियर है? यानी कि यहाँ पर अकबर की तरफ से अकबर का जो संरक्षक था वो बैरम खां थे, बैरम खां। तो यहाँ पर जो है मुख्यतः बैरम खां एवं हेमू के मध्य हुआ था, परंतु शासक अकबर थे और बैरम खां जो है इनका सेनापति था, यानी कि संरक्षक था। क्लियर है? प्रश्न नंबर 7 में कहा है, निम्न में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय का भ्रमण व वहां अध्ययन किया था? तो यहां पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा विदेशी यात्री था जिसने नालंदा विश्वविद्यालय का भ्रमण भी किया और वहां क्या किया? अध्ययन भी किया, अर्थात पढ़ाई भी की। तो कौन है? क्या हेमसोंग हो जाएगा, क्या फायान होगा, मेगास्थनीज होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा? तो यहाँ पर आप कौन सा ऑप्शन बताएंगे? तो यहाँ पर जो है वो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। हेमसोंग जो विदेशी यात्री था, इसने नालंदा विश्वविद्यालय का भ्रमण किया था तथा वहाँ पर अध्ययन भी किया था। और ये हेमसोंग कहाँ का रहने वाला था? तो ये एक चीनी क्या था? ये चीनी यात्री था। ठीक है, ये एक चीनी यात्री था, यानी कि यह चीन का रहने वाला था। और ये यहाँ कितने महीने तक? तो 18 महीने तक। ठीक है, 18 महीने तक, ठीक है, 18 महीने तक क्या किया? रहकर अध्ययन किया। ठीक है, इसने 18 महीने तक यहाँ रुककर अध्ययन किया था। और इस समय अगर देखा जाए तो विश्वविद्यालय के कुलपति, तो अगर यहाँ लिखें कि विश्वविद्यालय के कुलपति पूछ लिया जाए तो कौन थे? तो इस समय जो है विश्वविद्यालय के कुलपति शीलभद्र जी थे। ठीक है, ये आप लोग बात याद रखेंगे। क्लियर है? और ये जो हेमसोंग था, ये शीलभद्र के पास बैठकर वहां अध्ययन किया करता था। क्लियर है? प्रश्न नंबर 8, सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि प्रदान की गई थी? क्या मोहम्मद हुसैन जी को, क्या मुकम्मल खां को, अब्दुल समद, या फिर मीर सैयद अली को जरी कलम की उपाधि प्रदान की गई थी? तो यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा वो आप कहेंगे मोहम्मद हुसैन। क्या बताएंगे? कि मोहम्मद हुसैन को जरी कलम की उपाधि प्रदान की गई थी, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा क्या करते थे? अच्छी सुलेख लिखा करते थे, यानी कि इनका लेखन बहुत अच्छा था, इसलिए इनको जो है जरी कलम की उपाधि प्रदान की गई थी। बात समझ रहे हैं? इसी के अलावा अगर ये देखा जाए कि जो अब्दुल समद है ये क्या था? ये प्रसिद्ध चित्रकार था। क्या था? तो आप कहेंगे अब्दुल समद जो है ये श्रेष्ठ चित्रकार था अकबर के काल का। ठीक है, जिसको क्या कहा गया था? इसको भी इन्होंने उपाधि प्रदान की थी, तो इसे सीरी कलम की उपाधि प्रदान की थी। ठीक है, सीरी कलम अथवा मधुर लेखनी की, इसी को मधुर क्या कहेंगे? तो मधुर लेखनी की उपाधि भी प्रदान की गई थी। बात समझ में आ रहे हैं? ओके। प्रश्न नंबर 9, अष्टप्रधान मंत्रिमंडल किसके राज्य में था? यहां पर पूछा है कि जो अष्टप्रधान मंत्रिमंडल है, यानी कि 8 क्या बताएंगे? 8 मंत्रियों का समूह, 8 मंत्रियों का समूह अर्थात मंडल जो है वो किसके शासनकाल में था या किसके दरबार में था? क्या हर्षवर्धन के, क्या कृष्णदेव राय, शिवाजी, या फिर अकबर? तो आप क्या बताएंगे कि जो अष्टप्रधान थे वो किसके दरबार में थे? तो शिवाजी के दरबार में थे। ये 8 मंत्रियों का समूह था। ठीक है,
और अगर बात की जाए कृष्णदेव राय तो इसी से मिलता हुआ होता है कि इनको कहा जाता है अष्ट दिग्गज। क्या कहेंगे? अष्ट दिग्गज जो है किसके शासनकाल में थे? तो वो कृष्णदेव राय के शासनकाल में थे। ये भी क्या था? 8 मंत्रियों का समूह ही था। क्या था? 8 मंत्रियों का समूह। और अगर अकबर के मंत्रियों की बात की जाए तो इनके मंत्रियों में कितने मंत्री थे? तो 9 थे, जिनको क्या कहा जाता था? नव रत्न कहा जाता था। इन मंत्रियों को नवरत्न कहा जाता था। आप यह भी याद रखेंगे। क्लियर है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है, सभी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो आप लोग बहुत ध्यानपूर्वक आप लोग इसका अध्ययन करते रहिए, निश्चित ही आप लोगों को परीक्षाओं में लाभ होगा। हम लोग देख रहे हैं 10वां प्रश्न। कहा गया है मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? पूछा है कि मुस्लिम लीग की स्थापना जो है वो कहाँ हुई थी? क्या बंबई में हुई थी? क्या लाहौर में हुई थी? ढाका में हुई थी? या फिर दिल्ली में हुई थी? तो यह प्रश्न आपको बताना है। तो कहाँ बताएंगे कि मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी? तो आप बताएंगे कि मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आपसे यह पूछ लिया जाए कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई, तो लीग की स्थापना कब, तो आप बताएंगे कि 1906 ईस्वी में हुई थी। ठीक है? कब? तो 30 दिसंबर 1906 ईस्वी में हुई थी। ठीक है? और किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो आप बता देंगे ये भी कि वकार उल मुल्क की अध्यक्षता में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। ठीक है? अगर यह पूछा जाए कि लीग का पहला अधिवेशन, तो आप बताएंगे कि लीग का पहला अधिवेशन, ठीक है, लीग का पहला अधिवेशन कब हुआ था? तो आप ये बता देंगे कि 1908 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो आप बताएंगे कि यह जो है अधिवेशन अमृतसर में हुआ था। क्लियर है? बात समझ पा रहे हैं आप लोग? ठीक है? और इस अधिवेशन का जो है अध्यक्षता किसने की थी? तो बताएंगे आप आगा खां ने की थी। आगा खां इस अधिवेशन के अध्यक्ष बनाए गए थे। और ये क्या बना दिए गए? फिर स्थायी अध्यक्ष भी बना दिए गए। किसके अधिवेशन के बाद? 1908 के बाद में। क्लियर है? चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 11, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? क्या अबुल कलाम आजाद थे? क्या रफ़ी अहमद किदवई थे? M.A. अंसारी थे? या फिर बदरुद्दीन तैयबजी थे? तो कौन थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुस्लिम अध्यक्ष, यानी कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष? तो आप बताएंगे कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी जो है INC यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बने थे। और कब बने थे? तो आप बताएंगे 1887 ईस्वी में कांग्रेस के अधिवेशन INC यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। और ये कहाँ हुआ था? तो आप बताएंगे कि मद्रास के अधिवेशन में इनको अध्यक्ष बनाया गया था। बात समझ पा रहे हैं? अगर ये पूछा जाए INC यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना, तो आप बता देंगे कब हुई थी? तो आप बताएंगे 28 दिसंबर। कब? 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में हुई थी। और कहाँ हुई थी? तो आप बताएंगे कि बम्बई का एक संस्कृत कॉलेज था, बम्बई के संस्कृत कॉलेज, ठीक है, बम्बई के संस्कृत कॉलेज गोकुलदास, किसमें? गोकुलदास कॉलेज का नाम था, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत, ठीक है, संस्कृत जो है कॉलेज, ठीक, संस्कृत कॉलेज में इसकी स्थापना हुई थी। बात समझ में आ रहे हैं? और जो प्रथम अध्यक्ष थे INC के फर्स्ट अध्यक्ष यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष अगर बात करें तो कौन थे? WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी जी थे। ठीक है? ये आप याद रखेंगे। ओके? और इसकी जो स्थापना किसने की थी? तो AO ह्यूम जी ने इसकी स्थापना की थी। बात समझ पा रहे हैं आप लोग? चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 12, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? क्या चंद्रशेखर आजाद ने दिया था? क्या सुभाष चंद्र बोस ने दिया था? मोहम्मद इकबाल ने दिया था? या फिर भगत सिंह ने दिया था? तो ये नारा किसने दिया था? तो आप बताएंगे कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। किसने दिया था? तो भगत सिंह ने दिया था। परंतु अगर यह पूछा जाए कि इंकलाब शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था? प्रथम प्रयोग किसने किया था? तो वो किया था मोहम्मद इकबाल ने किया था। और मोहम्मद इकबाल ने किया था, वो इनकी जो पुस्तक थी, पुस्तक का नाम था, मोहम्मद इकबाल की पुस्तक
क्या नाम था, बंग बंग ए दरी, ये इनकी पुस्तक थी। इसी में इन्होंने सर्वप्रथम इनकलाब शब्द का प्रयोग किया था, ये आप याद रखेंगे। सुभाष चंद्र बोस जी ने नारा दिया था दिल्ली चलो, दिल्ली चलो का नारा दिया था, ठीक है। और ये कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। प्रश्न नंबर 13, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? क्या सरोजिनी नायडू जी ने कहा था, सरदार वल्लभ भाई पटेल, रविंद्रनाथ टैगोर या फिर सुभाष चंद्र बोस? तो सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो आप बताएंगे कि जो है महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। और ये कब कहा था? तो आप बताएंगे कि 6 जुलाई 1944 में एक रेडियो, आज़ाद हिंद रेडियो था। क्या था? तो आज़ाद हिंद रेडियो, ठीक है। आज़ाद हिंद रेडियो पर इन्होंने बोलते हुए जो है महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता से संबोधित करते हुए अपने भाषण में कहा था, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छा समझ पा रहे होंगे। और जो रविंद्रनाथ टैगोर जी थे, रविंद्रनाथ टैगोर, अगर ये पूछा जाए कि महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी, तो आप बताएंगे कि रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी। किसने दी थी? तो आप कहेंगे रविंद्रनाथ टैगोर जी ने दी थी। बात समझ पा रहे हैं? ठीक है। प्रश्न नंबर 14, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब शामिल किया गया था? क्या 40वें संविधान संशोधन द्वारा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा, 43वें संविधान संशोधन या फिर 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो अगर हम देखें भारतीय संविधान, मूल संविधान की बात की जाए, मूल संविधान, तो जो मूल संविधान था इसमें कर्तव्यों, जो मौलिक कर्तव्य हैं, मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख नहीं था। क्या था? मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख नहीं था, ठीक है। परंतु बाद में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है, 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो आप बताएंगे कि 1976 ईस्वी में भाग 4 का में जो है अनुच्छेद, भाग 4 के अनुच्छेद 51 यानी कि 51 का में मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है या इनको जोड़ा गया है। और इसमें कितने मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया? तो आप कहेंगे 10 मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। कितने? 10 मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया था, ठीक है। ये बात आप लोग याद रखेंगे, क्लियर। परंतु वर्तमान में अगर बात की जाए, वर्तमान में कितने मूल कर्तव्य हैं? तो आप कहेंगे 11 मूल कर्तव्य हैं, ठीक है, 11 मूल कर्तव्य हैं। बात समझ पा रहे हैं? और जो 11वां मूल कर्तव्य है इसको 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। इसमें कहा गया प्रत्येक माता पिता का यह कर्तव्य होगा कि वह अपने 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे को शिक्षा प्रदान करे। क्लियर है? प्रश्न नंबर 15 कहा गया भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त तंत्र है। तो भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त तंत्र कौन सा है? क्या कुड़प्पा तंत्र है, धारवाड़ है, गोंडवाना तंत्र है या फिर बिंद तंत्र है? तो कौन सा हो जाएगा? तो आप देखेंगे कि जो खनिजों की उपलब्धता के आधार पर, खनिजों की उपलब्धता के आधार पर सबसे समृद्ध क्षेत्र जो है वो कौन सा है? सबसे समृद्ध क्षेत्र यानी कि जिसको आप धनी क्षेत्र कह सकते हैं, तो वो हो जाएगा आपका धारवाड़ क्षेत्र। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? वीडियो बड़ा होता जा रहा है लेकिन फिर भी हम लोग देख लेते हैं। 5 प्रश्न बचे हुए हैं, जल्दी जल्दी इनको कवर करते हैं। प्रश्न नंबर 16 उच्चतम लवणता पाई जाती है। तो यहां पर जो झील दिए हैं, तो यहां पर हम लोग बताएंगे कि सबसे ज्यादा लवणता कहां पाई जाती है? क्या मृत सागर में, लाल सागर में, महान साल्ट लेक झील में या फिर लेक वान झील में पाई जाती है? अगर हम लोग बात करेंगे कि मृत सागर की बात करें तो इसमें कितनी लवणता पाई जाती है? तो देखेंगे कि मृत सागर जो है इसकी लवणता 243% तक है। कितनी है? 243 तक इसकी लवणता है। क्लियर है? बात समझ पा रहे हैं? और अगर लाल सागर की बात करें तो लाल सागर में 37% से लेकर 41% तक लवणता पाई जाती है। और अगर वहीं हम बात करें किसकी, तो महान साल्ट झील की बात करें तो इसकी कितनी लवणता पाई जाती है? तो साल्ट झील की लवणता जो है वो 22% पाई जाती है, जबकि लेक वान झील जो है इसकी लवणता 300।
तो जो है लेकवान झील की लवणता 338% पाई जाती है। और यह झील कहाँ है, तो आप बताएंगे ये झील टर्की में स्थित है, अर्थात हमारा ऑप्शन जो है डी बिल्कुल सही हो जाएगा। सर्वाधिक लवणता लेकवान झील में पाई जाती है। क्लियर है। प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी समुद्री जलधारा है। तो क्या ब्राजील धारा है, गल्फ स्ट्रीम है, क्यूरोसिया की धारा है, या फिर हम्बोल्ट धारा है। हमसे पूछी गई है ठंडी जलधारा या कि शीत जलधारा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो हमारा हो जाएगा हम्बोल्ट जो है वो एक ठंडी जलधारा है। ठीक है। अगर ये ठंडी जलधारा है तो अन्य सभी क्या हो जाएगा, अन्य सभी क्या होंगी, तो आप बताएंगे ये कैसी हो जाएंगी, उष्ण जलधाराएं हो जाएंगी। कैसी हो जाएंगी, तो आप बताएंगे कि उष्ण जलधाराएं हो जाएंगी। ठीक है। अगर हम बात करें कि हम्बोल्ट धारा कहाँ बहती है, तो आप बताएंगे कि ये प्रशांत महासागर में बहती है। ठीक है। कहाँ, प्रशांत महासागर में चलती है। ठीक है। अगर हम ब्राजील धारा की बात करें तो ये कहाँ बहती है, तो ये आप बताएंगे अटलांटिक। ठीक है। क्या बताएंगे, अटलांटिक महासागर की बात करेंगे, अटलांटिक महासागर में ये चलती है। गल्फ ऑफ स्ट्रीम की बात करें तो ये भी अटलांटिक महासागर में, कहाँ, अटलांटिक महासागर में। और अगर बात करें हम क्यूरोसिया धारा की बात करें तो ये भी जो है आपका प्रशांत महासागर में चलती है। ठीक है। और ये सभी गर्म जलधाराएं हैं। उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छा समझ पा रहे होंगे। प्रश्न नंबर 18, सर्वाधिक सघन खेती होती है। तो सघन खेती का मतलब होता है घना। क्या होता है, बहुत घना, यानी कि अब देखो इस तरीके से हमने डॉट डॉट बनाया और एक जो है इस तरीके से ज़्यादा, यानी कि कम क्षेत्र में बहुत अधिक जो होना, क्षेत्र का होना, वही जो है घना होता है, यानी कि सघन होता है। तो यहाँ पूछा है कि सर्वाधिक सघन खेती कहाँ होती है। क्या चीन में होती है, भारत में होती है, इंडोनेशिया में होती है, या फिर जापान में होती है। तो कहाँ होती है, सर्वाधिक सघन खेती जो है वो आपका इंडोनेशिया में होती है, अर्थात कम क्षेत्रफल में ज़्यादा फसलों का उत्पादन कर पाना। तो ऐसा जो होता है कम क्षेत्रफल में ज़्यादा फसलों का उत्पादन इंडोनेशिया में होता है, अर्थात इंडोनेशिया में सर्वाधिक सघन खेती होती है। ठीक है। प्रश्न नंबर 19, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए तथा दिए गए कूट से उत्तर दीजिए। यानी कि हमको ये जो कूट दिया गया है यहाँ मिलाना है, परंतु हम लोगों को इस सूची से इस सूची को मिलाना है। तो हम लोग अगर बात करें कि भाखड़ा नागल बांध, भाखड़ा नागल बांध कहाँ है, तो आप बताएंगे कि भाखड़ा नागल बांध जो है वो कहाँ है। तो ये हम लोग बताएंगे, सभी लोग जानते हैं कि सतलज नदी पर है, यानी कि ए का 4 होगा। बात समझ पा रहे हैं। अगर हम बात करें हीराकुंड बांध की बात करें कि हीराकुंड बांध कहाँ है, तो आप बताएंगे कि ये महानदी पर है, यानी कि बी का 3 हो जाएगा। क्या ऑप्शन मिल गया है, देखो 1 का 4 और बी का 3 सिर्फ यही मिल रहा है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और अगर हम लोग देखें कि इडुक्की परियोजना है वो किस नदी पर है, तो इडुक्की परियोजना कृष्णा नदी पर है। और नागा अर्जुन सागर परियोजना ये आप सभी जान गए हैं, ये कहाँ होगी, इडुक्की परियोजना जो है वो केरल में है। इडुक्की परियोजना केरल में है, ये पेरियार नदी पर है। जबकि नागार्जुन सागर परियोजना आंध्र प्रदेश, ये कृष्णा नदी पर बनाई गई है। ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपने समझ लिया होगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। तो हम लोग देखते हैं आज का अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 आज का लास्ट प्रश्न है। यहाँ दिया गया सूची 1 व सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर दीजिए। यानी कि दिया है ब्राजील, क्यूबा, कीनिया, जाम्बिया। यहाँ क्या दिया, हवाना, ब्राजीलिया, लशाका, नैरोबी। यानी कि एक तरफ देश दिया है और एक तरफ राजधानी दी है। तो हमको ये बताना है कि किस देश की कौन सी राजधानी होगी। तो आप जानते हैं ब्राज़ील की राजधानी क्या, तो आप बताएंगे ब्राज़ीलिया। यानी कि ए का बी हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा ए का 2 हो जाएगा। तो ए का 2 कहाँ, यहाँ है और यहाँ, यानी कि ये ऑप्शन दोनों कट गए। ठीक, पहला और चौथा। अगर हम देखें कि क्यूबा की राजधानी क्या है, क्यूबा की राजधानी क्या होगी, तो आप बताएंगे क्यूबा की राजधानी जो है वो हवाना है। क्या है, हवाना है, यानी कि बी का 1 हो जाएगा। अगर बी का 1 हो जाएगा तो ये ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और कीनिया की राजधानी की बात करें तो कीनिया की राजधानी आप सभी जानते हैं नैरोबी है और जाम्बिया की राजधानी लुसाका है। जो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आज हम लोगों ने महत्वपूर्ण 20 प्रश्न कंप्लीट कर लिए हैं। वास्तव में अगर देखा जाए तो हम लोगों ने 20 प्रश्नों की जगह लगभग में कितने प्रश्न पढ़ लिए होंगे, तो 60 से 70 प्रश्न हम लोगों ने मिनिमम कवर कर लिए हैं। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस भले ही कम है, लेकिन आपको कंटेंट जो है वो बहुत ही बेहतर, बहुत ही ज़्यादा मिल रहा है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को कंटेंट
बहुत अच्छा लग रहा होगा, वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे और बहुत कुछ आप लोग सीख पा रहे होंगे। आप लोगों को अगर वीडियो से लाभ हो रहा है, फ़ायदा मिल रहा है, अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि आप लोगों को कंटेंट आपके काम का मिल रहा है, तो आप लोग वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड को भी शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट लोगों को मिल सके। और जो भी भाई बहन हमारे नए हैं या फिर जिन भाई बहनों को ऐसा लग रहा है कि कंटेंट अच्छा मिल रहा है, वो सभी भाई बहन, मेरे प्यारे साथी, मेरे दादा लोगों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियोज़ आप लोगों को मिलती रहे और आप लोगों का साथ, आप लोगों का प्यार हमें इसी तरह मिलता रहे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और बेहतर घर पे तैयारी करते रहें, लगातार तैयारी करते रहें, क्योंकि लगातार अभ्यास से ही सफलता प्राप्त की जा सकती है। और मैं प्रार्थना करता हूँ ईश्वर से कि आप लोग जिस लक्ष्य के लिए लगे हैं, आप उस लक्ष्य तक अवश्य पहुँचें, सफल हों। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।